मैं वैद्य अनुपमा पात्र आप सबको इस YouTube चैनल पे पुनः हृदय से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो को सुन रहे मेरे सारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम, मेरे दोस्तों, मेरे कॉलीग्स को मेरा अभिनंदन एवं मेरे जूनियर स्टूडेंट्स को मेरा शुभाशीष। आज फिर से एक महत्वपूर्ण चैप्टर टॉपिक लेकर आई हूँ विचार करने के लिए। जैसे मैं बताई थी, मैं एक एक करके इंडिविजुअली एनालिसिस करूँगी। तो आज का संदर्भ है बीमारियों का नामकरण को लेकर। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके कारण आयुर्वेद अधोगति को प्राप्त हुआ है। ये एक श्लोक है हमारी चरक संहिता सूत्रस्थान 18 चैप्टर में 63 अध्याय में, जिसमें कि पहले नीज आगंतुज करके अलग शोथ का भेद, उसके बाद दोषिक भेद उसका अलग अलग बात, पित्त कफ का, फिर द्वंद्वज का, फिर सन्निपातज शोथ का लक्षण का वर्णन करने के बाद स्थानिक शोथ के 19 प्रकार के अलग नाम के साथ लक्षण वर्णन करने के बाद ये एक श्लोक आया है कि विकार नाम अकुशल न जिन्यात कदाचन नो ही सर्व विकाराणां नामत अस्ति ध्रुवांग स्थिति। मतलब कि बहुत सारे बीमारी हैं जिसका सबका नामकरण करना संभव नहीं है। अगर किसी वैद्य को, विद्वान को ये नाम नहीं आ रही है बीमारी का नाम देना, तो उसके लिए लज्जावत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसका अगर सही अर्थ निकालें तंत्र युक्ति के मतलब तंत्र युक्ति का मदद लेकर, पहला तंत्र युक्ति हमारा है अधिकरण तंत्र युक्ति, जिसका मतलब है कि कौन से अधिकार में आया है, इसको हमें ध्यान में लेते हुए ही सही अर्थ निकालना चाहिए। तो अगर बीमारियों का नाम देने की आवश्यकता नहीं है, यही अर्थ था उसका, तो फिर उसके पहले इतना सारे बीमारियों का नाम देने की आवश्यकता ही क्या थी। 19 प्रकार के जो लोकल शोथ का नाम देने की, उसके बाद दोषी का अलग अलग भेद की नामकरण, एक प्रकार के नामकरण ही हो गया। हम कह सकते हैं कि वातिक शोथ है, पैतिक शोथ है, कफस शोथ है, ये तो नाम ही हो गए, अलग से आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो इस तरह की बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो प्रॉब्लम क्या हुआ इस श्लोक को, मतलब इसका मीनिंग ये होती है कि मुख्य रूप से बीमारियों का नाम देने के बाद अगर कुछ छोटे मोटे बीमारी बच जाते हैं तो उसको हम उसके अलग अलग अधिष्ठान के हिसाब से, समूहान के हिसाब से, उसका प्रकृति के हिसाब से विचार करके चिकित्सा कर सकते हैं। नाम देने की हमेशा आवश्यकता नहीं है। पर जब बागभट्ट ने इस श्लोक को उठाकर सूत्रस्थान के, उनके सूत्रस्थान में 12 चैप्टर दोष वेद्य अध्याय में रख लिए, तो उसका मीनिंग उसका कुछ अलग ही हो गया। मतलब एक सामान्य तौर पे सोचने लगे वैद्यगण की सारे बीमारियों की नाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके चलते कि धीरे धीरे हम स्पेसिफिक डायग्नोसिस करना भूल गए। नाम देने का मतलब स्पेसिफिक डायग्नोसिस करना, तो ये भूलकर हमने क्या किया। तो ये बात जब मुझे पता चला डिस्कशन के थ्रू में कि नामकरण की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्योंकि मैंने तो शुरू से ही इस तरह का इलाज करती आई, पहले मैं बीमारी का स्पेसिफिक डायग्नोसिस पहुंचती हूँ, फिर इलाज करती हूँ। पर ये सुनकर बड़ा ताज्जुब लगा कि बीमारियों का नामकरण की इसे आवश्यकता नहीं, किसने बोला ये चीज़? ऐसा तो कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता तो 1120 डिजीज़ अलग से काउंट करने की आवश्यकता ही क्या थी? सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में इतने सारे डिजीज़ की वर्णन की आवश्यकता ही क्या थी? तो फिर पता चला बाद में कि ये जो श्लोक को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के बाद ही इसका मीनिंग थोड़ा अर्थ को अनर्थ कर दिया गया है, जो कि गलत है। क्योंकि जब तक हम स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं करेंगे बीमारी का, तो स्पेसिफिक इलाज तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, और स्पेसिफिक इलाज नहीं करेंगे तो तुरंत हमें असरदार तुरंत फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जिसके कारण आज ये जो गलतफहमी दिमाग में बैठी हुई है सोसाइटी में और हमारा भी, कि आयुर्वेद दवाई जल्दी असर नहीं करता है, और इसी का ये कारण है, जड़ है। तो ये गलत है। डायग्नोसिस के बगैर हम स्पेसिफिक चिकित्सा करना हमारे बस की बात नहीं है। हम इतनी बुद्धिमान नहीं हैं जो कि हर चीज़ हम एनालिसिस करके सबकी बीमारी का अलग से हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को निकाल पाते। और अगर ऐसा ही था संभव तो इतने सारे वर्णन ही नहीं थी। और इस चीज़ को मैं बोलती हूँ, जैसे कि हमारी पासवर्ड, इसको मैं कंपेयर करती हूँ कि कहीं कंप्यूटर में कहीं बहुत सारे मटेरियल है, अगर हम उसके पासवर्ड लॉक पड़ी है,
पासवर्ड को नहीं खोलते हैं तो उस नॉलेज का हम कोई यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे। वैसी ही बात है बिल्कुल, अगर स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो उसका जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इतना विस्तृत वर्णन है संहिता में, उसका हम फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे और यही हो रहा है। और बड़ा ताज्जुब लगी कभी एक डिस्कशन में बात से मतलब कुछ कलीग से बात करके ऐसे मतलब अच्छे विद्वानों से बात करके मुझे पता चला कि अगर हम चिकित्सा स्थान को, क्योंकि मुझे पता चला कि चिकित्सा स्थान को हम डायरेक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं तभी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और ये एक हमारे आयुर्वेद की अधोगति का कारण हुआ है। तो फिर मैंने बात की कि क्यों हम चिकित्सा स्थान को फॉलो नहीं करते हैं, तो मुझे उत्तर सुनकर बड़ा ताज्जुब लगा कि ये चिकित्सा स्थान में तो सब कुछ दे दिया गया है, तो हम अगर इसको सीधा सीधा यूज़ करेंगे तो हमने क्या किया। तो अपने को हम बुद्धिमान समझ लिए हैं, जिसके कारण चिकित्सा स्थान को छोड़ के हम सूत्र स्थान के नॉलेज को लेकर अपना जो एक सिंपल एक डायग्नोसिस जो नाम दे दिए बीमारी का, जैसे मान लो बुखार ज्वर हो गया, फिर उसके हिसाब से जो मॉडर्न की पैथोजेनेसिस जो भी इन्वेस्टिगेशन, उसके हिसाब से हम अपना जो बेसिक नॉलेज है उसको लेकर एक अपना संप्राप्ति बना लिए। फिर उसको एक जो कुछ दवाइयाँ का नॉलेज है हमारी, उसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करके उसका इलाज बिठा दिए, फिर कर दिए इलाज। तो ऐसे इलाज में हमें कहाँ तुरंत असर मिलेगा। मैंने क्योंकि अपने वीडियो में पहले बताई थी, पहले वाले वीडियो में कोरोना में स्पेसिफिक डायग्नोसिस के साथ में इलाज करती थी, तभी 2 से 3 दिनों में मुश्किल से बुखार ठीक ही हो जाता था। तो ये संभव तभी है जब हम स्पेसिफिक डायग्नोसिस करेंगे। हर एक बीमारी के लिए लागू होता है। जब तक स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं करेंगे हम स्पेसिफिक इलाज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आज जो आयुर्वेद को लेकर जो विभ्रंश हो गई है, मतलब एक प्रकार की गलत ज्ञान घुसा हुआ है सोसाइटी में, उसको निकालने का यही एकमात्र तरीका है कि हमें स्पेसिफिक डायग्नोसिस तक पहुंचनी ही होगी। और बहुत आसान है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये। अगर दिमाग में हम लक्षण को दिमाग में रखें तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं। कार्डिनल फीचर्स को जो प्रत्यात्म लिंग को लेकर थोड़ा सा दोषिक भेद के हिसाब से उसका हमारा नॉलेज होगा तो उस तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर स्पेसिफिक इलाज जो दिया गया है संहिता ग्रंथों में उसको हम फॉलो करें। फिर उसके बाद बहुत सारे विश्लेषण की आवश्यकता है, हालांकि कि शोधन करना, पहले शोधन के बारे में बताया है, उसके बाद सामान्य चिकित्सा है। तो शोधन कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, उसके बारे में और भी अलग से हमें सारे ज्ञान को लेकर उसको भी साइंटिफिकली एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है कि मॉडर्न के जो पैरामीटर्स को लेकर हम अगर फिक्स कर पाएँ कि इतने रेंज में ये रहेगा तो तब हमें शोधन की ओर जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें सोमन चिकित्सा देकर ठीक कर सकते हैं, तो हमारे लिए चिकित्सा और भी आसान हो जाएगा। तो पहले तो बेसिक लेवल में हम डायग्नोसिस तक पहुँचे, जिसको होना चाहिए आज तक, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, तो इस बारे में हम ध्यान दें, तब जाकर हम आयुर्वेद को आगे ले सकते हैं। तो मेरी चिकित्सक बंधुओं को, मेरे सारे बड़े बड़े विद्वानों को जिस लेवल में भी जो है उनसे मेरा प्रार्थना है इस महत्वपूर्ण विषय को ध्यान दें, और जो गलती हो गई, पर आगे कैसे उसका सही अर्थ को लेकर हम हर बीमारी का सही आयुर्वेदिक डायग्नोसिस तक पहुँचें, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो और हम कुछ कंक्लूजन में पहुँचें और आगे बढ़ें। जय आयुर्वेद, जय भारत।